झंग के एक देही इलाके के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले सैयद गुलाम रजा नकवी अस्करी तंजीम के सरबराह कैसे बने और उन्होंने किन मशहूर लोगों को कत्ल किया। जब सिपाही मोहम्मद के जर्नैल आला सैयद गुलाम रजा नकवी ने बुर्का पहनकर मौलाना आजम तारिक पर हमला कर दिया तो उस मौके पर मौलाना आजम तारिक कैसे बच निकले। गुलाम रजा नकवी क्या वाकई खतरनाक दहशतगर्द थे और सरकार ने उनके सर की कीमत कितनी मुकर्रर की हुई थी। सारी जिंदगी ईरानी इनकलाब की तर्ज पर पाकिस्तान में इनकलाब लाने की जद्दोजहद करने वाले गुलाम रजा नकवी क्या वाकई ईरानी फोर्सेस ही की कार्रवाई में मार दिए गए या उनके इंतकाल की वजह कुछ और थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कालदम सिपाही मोहम्मद के सरबराह सैयद गुलाम रजा नकवी के मुकम्मल हालात जिंदगी जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स। मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिला झंग के नवाही इलाके हसन शाह के चक नंबर 463 में सैयद ज़हूर हुसैन शाह नकवी के घर में 2 मार्च 1960 के रोज बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम गुलाम रजा रखा गया। सैयद गुलाम रजा नकवी ने इब्तदाई तालीम अपने गाँव ही से हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। वो चंद साल पंजाब पुलिस में भी काम करते रहे। उनका मादरे इल्मी लाहौर मॉडल टाउन में वाक़या जामिया उल मुंतज़िर था जहां वो दीनी तालीम और तारीख़ इस्लाम का फहम हासिल करते रहे। सैयद गुलाम रजा नकवी को ईरान के शिया मदारिस में भी पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने सफ़र ईरान किया और वो तकरीबन 7-8 साल तक मुख्तलिफ मदारिस में ज़ेरे तालीम रहे। दोस्तों, मैं आपके इल्म में लाती चलूं कि 90 की दहाई में गाली के साथ साथ गोली को भी इस्तेमाल किया जाता था। तब सिपाही सहाबा और तहरीके नफाज़े फ़िका जाफरिया के क्लाशनकोफ बरदार जवान अपनी ताकत को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उस जमाने में खून खराबा होना मामूल की बात थी। ताहम दोनों मुखालिफ मजहबी जमातों के कायदीन न सिर्फ कत्लो गारत से ऐलान बरात करते बल्कि वो पब्लिक में ऐसी तमाम सरगर्मियों की मजम्मत भी किया करते। यही वजह थी कि इन दोनों मजहबी जमातों के सख्त गिर कारकुनान आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते चले गए। एक तरफ सिपाही सहाबा के मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी और MNA मौलाना आजम तारिक अस्करी जिद्दोजहद के कायल न थे, तो दूसरी जानिब तहरीके नफाज़े फ़िका जाफरिया के अलामा साजिद नकवी भी इख्तलाफात को टेबल टॉक के जरिए निपटाने के ख्वाहां थे। यहाँ गुलाम रजा नकवी का अपनी क़यादत से इख्तलाफ शुरू हुआ। साल 1993 में अल्लामा मुरीद अब्बास यज़दानी और गुलाम रजा नकवी ने मिलकर सिपाही मोहम्मद के नाम से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जबकि हाफिज रियाज बसरा और मलिक इसहाक ने अपनी लीडरशिप से इख्तलाफ करते हुए लश्कर झंगवी बना ली। उसके बाद पाकिस्तान में शिया सुन्नी बुनियाद पर जो कत्लो गारत हुई उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सैयद गुलाम रजा नकवी और उनकी क़यादत ने गाजी अब्बास के अलम पर हाथ रखकर और इमाम जामिन बांधकर कसम उठा रखी थी कि हम आजम तारिक को कत्ल करेंगे। नामवर सहाफ़ी जवाद फैजी बताते हैं कि मैंने एक रोज़ सिपाही सहाबा के झंग से MNA मौलाना आजम तारिक को फ़ोन किया तो मौलाना ने बताया कि अभी अभी मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है और मेरे एक साथी को गोली लगी है। हम पर हमला करने वाली बुर्का पोश ख़वातीन थी। गुलाम रजा नकवी भी बुर्का पहनकर उन्हीं ख़वातीन में शामिल थे। जवाबी कार्रवाई पर उसकी टांग में गोली लगी जिसके बाद तमाम हमला आवर भाग निकले। जवाद फैजी बताते हैं कि मौलाना आजम तारिक की ज़बानी ये सारी कहानी सुनते ही मैंने लाहौर ठोकर न्याज बेग में वाक़े सिपाही मोहम्मद के हेड ऑफिस फ़ोन मिलाया। सिपाह के सेक्रेटरी जनरल मुनव्वर अब्बास अलवी को जवाद फैजी ने इतला दी कि आपके जर्नैल आला सैयद गुलाम रजा नकवी को मौलाना आजम तारिक के गनमैन ने गोली मार दी है और वो शदीद जख्मी है। मुरीद अब्बास अलवी इस बात की तरदीद करते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जवाद फैजी ने अगले रोज इस सारे वाक़े की खबर लगानी थी और वो अपनी खबर की तस्दीक करवाना चाह रहे थे। उस मौके पर मुरीद अब्बास अलवी ने उन्हें ये धमकी लगाई, फैजी साहब गोली की कोई आंख नहीं होती, इसलिए आप भी बच के रहें। अगले रोज जैसे तैसे करके जवाद फैजी ठोकर न्याज बेग सिपाही मोहम्मद के मरकज पहुंच गए। यहाँ उन्होंने सैयद गुलाम रजा नकवी को जख्मी हालत में देखा। उनकी टांग लहूलुहान थी और वो अपनी मदद आप के तहत इलाज चल रहा था। जवाद फैजी वहां चीख चीख कर कहने लगे, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे गोली मारने की धमकी किस चक्कर में दी गई है? अगर इतने ही बहादुर हो तो चलाओ मुझ पर गोली। जवाद फैजी ने गुलाम रजा नकवी से कहा कि मुझे मुरीद अब्बास अलवी से लिखवा कर दो कि ये बंदा आज के बाद मीडिया वर्कर को धमकी नहीं देगा। उस मौके पर गुलाम रजा नकवी ने हाथ जोड़कर इल्तजा की और यकीन दहानी के बाद मैं वहां से रुखसत हुआ। जवाद फैजी के मुताबिक सिपाही मोहम्मद एक ऐसा मिलिटेंट गिरोह था जिससे हर कोई डरता था। हुकूमत ने गुलाम रजा नकवी के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी
उस जमाने में पंजाब पुलिस ने उन पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और नाजायज असलहा समेत 79 मुकदमात कायम किए हुए थे। लेकिन सबसे तगड़ा केस 1994 में सिपाही सहाबा के रहनुमा मौलाना आजम तारिक पर सरगोदा में होने वाले हमले का केस था। सितंबर 1996 में अलामा मुरीद अब्बास यज़दानी को इस्लामाबाद में बेदर्दी से मार दिया गया तो सिपाही मोहम्मद की क़यादत सैयद गुलाम रज़ा नकवी और मुनव्वर अब्बास अलवी के हाथ में चली गई। गुलाम रज़ा नकवी को दिसंबर 1996 में मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। 18 जनवरी 1997 को जेल में कैद मौलाना आजम तारिक और ज़ियाउर रहमान फारूकी को पुलिस वैन से लाहौर की सेशन कोर्ट में लाया जा रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि सेशन कोर्ट की इमारत एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके से लरज़ उठी। यह धमाका इतना खौफनाक था कि इंसानी जिस्म से बोटियां कट कट कर हवा में रुई के जैसे उड़ रही थी। मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, पुलिस एहलकारों और सहाफियों समेत 2 दर्जन लोग इस ब्लास्ट की जद में आकर मारे गए। अगरचे मौलाना आजम तारिक का जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया, लेकिन उनकी जान बच गई। ऐसा बताया जाता है कि सेशन कोर्ट के अहाते में हमला करने वाला सिपाही मोहम्मद का एक और ग्रुप था, जिसकी क़यादत मेजर रिटायर्ड अशरफ अली शाह कर रहे थे। खैर, आजम तारिक पर कातिलाना हमला केस में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सैयद गुलाम रज़ा नकवी को सजाए मौत सुनाई और वो कोट लखपत जेल लाहौर में अपनी जिंदगी के बचे दिनों की गिनती करने लगे। सैयद गुलाम रज़ा नकवी का अपने इंटरव्यू में कहना था कि जब मेरे वालिद और वालिदा की वफात हुई तो मैं उस वक्त पाबंदे सलासल था। अगस्त 2001 में परवेज मुशर्रफ ने कई अस्करियत पसंद जमातों को बैन कर दिया तो उसमें सिपाही मोहम्मद भी शामिल थी। अक्टूबर 2003 में मौलाना आजम तारिक इस्लामाबाद के नजदीक कातिलाना हमले में मार दिए गए तो वफाकी दारुल हुकूमत से पुलिस की एक टीम लाहौर में कैद गुलाम रज़ा नकवी से तफ्तीश करने आई। अपनी कैद के दौरान उन पर फालिज का अटैक हुआ, जबकि वो शुगर के मर्ज में पहले से मुब्तला थे। वो 18 बरस तक कैद काटते रहे और बिलाखिर नवंबर 2014 में उन्हें आज़ादी का परवाना मिला। रिहाई के बाद वो ठोकर न्याज बेग लाहौर में अपने घर में आकर रहने लगे। ताहम हुकूमत की जानिब से उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला गया और उनकी नक्लो हरकत की कड़ी निगरानी की जाती रही। जेल से रिहाई पर इंटरव्यू देते हुए सैयद गुलाम रज़ा नकवी का कहना था कि हमारा दीन सुलह और भाईचारगी का दीन है, लेकिन जब तकफीरी टोले शिया मुसलमानों के कत्ल पर कमर बस्ता हो जाएंगे और हमारी आज़ादारियों को निशाना बनाएंगे तो हमें मजबूर होकर अपना दिफा करना पड़ेगा। लिहाजा हमने सिपाही मोहम्मद को जन्म दिया। चूंकि गुलाम रज़ा नकवी शदीद अलील थे, यही वजह थी कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उनकी जमाती सरगर्मियां ना होने के बराबर थीं। और फिर 7 मार्च 2016 को पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि कलदम सिपाही मोहम्मद के सरबराह सैयद गुलाम रज़ा नकवी उस वक्त ईरानी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक कर दिए गए जब वो गैर कानूनी तौर पर ईरान का बॉर्डर अबूर करके तुर्की जा रहे थे। डॉन अखबार में भी उनकी वफात के हवाले से ऐसी ही खबरें लिखी गई तो दूसरी जानिब गुलाम रज़ा नकवी के साहबजादे का अलग मौक़िफ़ सामने आया। खानदानी ज़राए के मुताबिक ये खबरें झूठ पर मबनी हैं कि मेरे वालिद को ईरानी फोर्सेस ने फायरिंग करके कत्ल किया या फिर वो शाम में दाइश के खिलाफ लड़ते हुए जख्मी हुए और पाकिस्तान की सरहद पर वापसी के दौरान शहीद हो गए। हकीकत यह है कि तुर्की जाते हुए एजेंटों के धोखे की वजह से गुलाम रज़ा नकवी को तेहरान डिपोर्ट कर दिया गया, जहां से वो तफ्तान बॉर्डर पहुंचे। उन्हें ईरानी फोर्सेस ने कुछ दिन अपनी तहवील में रखा, जहां एक दिन उन्हें उल्टी आई, मुंह से झाग निकली और वहीं उनका इंतकाल हो गया। गुलाम रज़ा नकवी के बेटे के मुताबिक हमें शक है कि मेरे वालिद को ईरान में जहर दिया गया। ताहम खानदान ने यह कहते हुए पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया कि हम ये मुकदमा रब की अदालत में रखेंगे। सैयद गुलाम रज़ा नकवी के जस्ते खाकी को ईरान से उनके आबाई इलाके झंग लाया गया। अलामा नजमुल हसन नकवी ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई, जिसके बाद उन्हें आसूदा खाक कर दिया गया। उन्होंने पसमानदगान में 3 बेटे और 3 ही बेटियां छोड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सैयद गुलाम रज़ा नकवी के सबसे बड़े मुखालिफ रियाज बसरा की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मौलाना आजम तारिक की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए यहाँ नीचे, और मजहबी जमात सिपाही सहाबा का मुकम्मल सियासी रिकॉर्ड आपको यहाँ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।